नमस्कार, न्यूज़ डंका में आपका स्वागत है। शंभू बॉर्डर पर किसान आंदोलन जारी है। किसान अन्नदाता पिछले 300 दिनों से सरकार के पास मांग लेकर अड़े हुए हैं। वो कह रहे हैं कि उन्हें दिल्ली की तरफ जाने दिया जाए। वो दिल्ली की तरफ कूच करना चाहते हैं। अन्नदाता किसान हरियाणा के बॉर्डर तक पहुंचे। हरियाणा पर तैनात सुरक्षा बलों ने किसानों का स्वागत किया। उन्हें चाय बिस्किट पूछा, उन पर फूल बरसाए, लिटरली फूल बरसाए, और उन्हें वापस लौटने की अपील की। जब किसान नहीं माने तो पुलिस ने आंसू गैस के गोले फेंके, जिसके बाद किसानों ने दिल्ली कूच का फैसला आगामी आदेश तक टाल दिया और वापस चले गए। अब इसके बीच 4 किसान घायल हो चुके हैं। 297 दिन तक किसान बॉर्डर के पास आराम से बैठे थे, पर अचानक संभल का मुद्दा भड़का। फिर राहुल गांधी संभल जाने की जिद पर अड़े तो उन्हें भी जाने की जल्दी लगी। फिर किसान दिल्ली जाना चाहते थे, उन्हें भी नहीं जाने दिया। सरकार ऐसा क्या कर रही है कि किसी को कहीं जाने ही नहीं देना चाहती? ये सवाल बार बार उठाए जा रहे हैं, लेकिन ये सवाल कोई नहीं उठा रहा कि ऐसा क्यों है कि कोई कहीं जाना चाहता है। ऐसा अचानक क्या हुआ कि राहुल गांधी संभल भागने लगे और किसान दिल्ली भागने लगे? आज तो किसान सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचे। उन्होंने मांग की है कि सुरक्षा बलों को हटाया जाए। कारण यही है कि अमेरिका के दक्षिण मध्य आशियाई संबंध के सचिव डोनाल्ड लू भारत आए हुए हैं। डोनाल्ड लू अमेरिका के टॉप डिप्लोमेट हैं और आप इन्हें आंदोलनजीवियों के चाचा जान भी कह सकते हैं। तो बस चाचा के आते ही किसान नेताओं और विपक्ष ने थोड़ी फुर्ती दिखाई। भाई, इतना मैनेजमेंट किया है उन्होंने तुम्हारे लिए, तुम्हें भी थोड़ी मेहनत और फुर्ती दिखानी चाहिए। ग्रेटा थनबर्ग का टूल किट तो आपको याद होगा ही। खैर, आज हमारा ये विषय है ही नहीं। हम आंदोलनजीवियों के आंदोलन के बारे में ही बात करेंगे, लेकिन आज हम किसान आंदोलनों के कोर विषय के बारे में ही समझेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अपनी तरफ से तीनों कृषि कानूनों को रद्द किए जाने का ऐलान किया जाने के बाद भी किसान आंदोलन समाप्त नहीं हुए। असल में दिल्ली की सीमाओं पर बैठे किसानों को अपने घर पर लौटना था, खेत खलिहानों पर लौटना था, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। किसान अपनी 6 मांगे लेकर आज भी शंभू बॉर्डर पर अड़े हुए हैं। इसमें से एक मांग पता है आपको क्या है? किसान मोर्चे में 700 किसानों की शहादत हुई, उनके परिवारों का पुनर्वसन किया जाए। उनकी स्मृति में शंभू बॉर्डर पर एक शहीद स्मारक बनाया जाए। एक मांग है कि किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी खेती के माल के खरीदारी की गारंटी दी जाए। उसके लिए कानूनन प्रावधान किया जाए। सबसे बढ़िया मांग तो ये है कि दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ के जो भी किसान 2020 में इन आंदोलनों में उतरे थे, उन पर लगे सभी मुकदमों को तात्काल स्वरूप से हटाया जाए। अगर आपको याद हो तो बता दूं, इन किसान मोर्चों को फ्रिंज खालिस्तानी एलिमेंट्स ने हाईजैक किया था। 15 अगस्त को लाल किले पर लहराते तिरंगों को उतारकर खालिस्तानी झंडा लहराया गया था। दर्शकों, आप मुझे बताइए, किसान कौन होता है? किसान खेती करता है। भारत का किसान तो भारत माता की सेवा करता है, भारत माता की पूजा करता है। इसीलिए तो भूखमरी में फंसे भारत ने जय जवान और जय किसान का नारा दिया था। लेकिन अपने आप को किसान कहने वाले आंदोलनजीवियों ने 15 अगस्त के हमलों के दिन जवानों पर भी हमला किया। क्या देश की भूखमरी मिटाने वाला किसान सच में देश की छवि धूमिल कर रहा है? नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। ऐसे झूठे और भ्रामक आंदोलन कर देश की व्यवस्था को चोट पहुंचाने वाले अन्नदाता किसान नहीं है। किसान तो खेत में है। किसान ये आंदोलन नहीं कर रहे, ये आंदोलनजीवी किसानों के दुश्मन है। महाराष्ट्र में आत्महत्या करने वालों किसानों के दुश्मन, महाराष्ट्र में आत्महत्या करने वाले किसानों के दुश्मन, बंगाल, बिहार, मध्य प्रदेश में आत्महत्या करने वाले किसानों के दुश्मन। 1960 के दशक में हरित क्रांति का शुरू हुआ ये सिलसिला आप तक पहुंचना जरूरी है। दरअसल 60 के दशक में हरित क्रांति से पंजाब, हरियाणा और पूर्वी उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर गेहूं और चावल उगाने की शुरुआत हो गई थी। ऐसा चावल, गेहूं और मक्का तो देश भर में उगाया जा रहा था, लेकिन पंजाब के शिरोमणि अकाली दल के ग्रामीण इलाकों में प्रभाव को कम करने के लिए ग्रामीण इलाकों के प्रभाव को कम करने के लिए कांग्रेस ने इन्हीं इलाकों में बड़े पैमाने में व्यवस्था शुरू की। आप जहां ज़्यादा खाद देंगे वहां ज़्यादा फसल उगेगी। इसी तरह पंजाब, हरियाणा, पूर्वी उत्तर प्रदेश, चंडीगढ़ में अच्छी उत्पाद आई। सरकार की व्यवस्था के कारण जिन किसानों की आर्थिक स्थिति सुधरने लगी, उनके बच्चे कनाडा और अमेरिका जाने लगे। कांग्रेस सरकार ने यहाँ यूपी, बिहार से मजदूर बसाए।
उनके राशन कार्ड से लेकर उनके वोटर कार्ड तक कांग्रेस ने बनवा कर दिए। कांग्रेस के इस दाव के बाद अकाली दल ने भी रिलीजन का दाव खेला, जिसे कांग्रेस ने भी हवा दी। इस रिलीजियस पोलराइजेशन के बीच खालिस्तान का मुद्दा गरमाया, पंजाब जलने लगा। इसकी आग हरियाणा तक पहुंची। आगे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या और सिख विरोधी दंगे भी भड़क उठे। इस सब के बीच कांग्रेस की सरकार बड़े पैमाने पर इसी पंजाब, हरियाणा और पश्चिम यूपी से गेहूं, चावल और मकई खरीद रहा था, जिसके लिए प्रोक्योरमेंट प्राइस और एमएसपी यानी मिनिमम सेलिंग प्राइस लगाई गई थी। इन्हें खरीदे गए उत्पादों को सरकार एफएसआई के जरिए देश भर के लोगों को रेशन में दे रही थी। बात यही है कि भारत में हरित क्रांति सिर्फ पंजाब, हरियाणा तक सीमित नहीं थी। बंगाल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार, यूपी, इन राज्यों में भी गेहूं, चावल उग रहे थे, लेकिन एफएसआई पंजाब, हरियाणा और पूर्वी यूपी से अधिक खरीदारी कर रही थी। भारत में 70-80 दशक के बीच गेहूं और चावल सरप्लस में बनने लगा, जिसके बाद स्टोरेज क्षमता बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट पर दबाव बनाए गए। दोस्तों, असल में पंजाब, हरियाणा और पूर्वी यूपी की जमीन गेहूं और चावल के लिए बनी ही नहीं है। यहाँ बड़ी मात्रा में पानी देकर गेहूं, चावल को उगाना पड़ता है, जबकि बिहार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल में प्राकृतिक रूप से बड़ी मात्रा में गेहूं या चावल उगाया जा सकता है। आंकड़ों के लिए समझाऊं तो 1 लाख लीटर पानी में पंजाब में मात्र 19 किलो चावल उगाया जा सकता है। वही 1 लाख लीटर पानी में पश्चिम बंगाल में 42 किलो तक का चावल उगाया जा सकता है, लेकिन बिहार में यही 56 किलो तक का चावल उगाया जाता है, जो कि पंजाब से लगभग 3 गुना चावल है। पंजाब हरियाणा के इस त्रिकोणीय बेल्ट में ग्राउंड वाटर को बड़े पैमाने में इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे कि ग्राउंड वाटर डिप्लीट होते जा रहा है। बता दूं कि 90 के दशक में भारत ने लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की तरफ कदम बढ़ाया, जिससे मिडिल क्लास परिवार की संख्या बढ़ती गई। बढ़ते मिडिल क्लास परिवार की मांगें भी अलग हुई, जिससे कि दाल, साग, सब्जी और फलों की मांग बढ़ी। लेकिन बड़े पैमाने पर ज़मीन केवल गेहूं और चावल के लिए इस्तेमाल की जा रही थी। बढ़ती मांग और कम उत्पादों के कारण दालों, फलों के दाम भी ज़्यादा हुए। सरकार ने इन्हीं किसानों से चावल और गेहूं की फसल को छोड़कर दाल उगाने की मांग रखी। इन्हें इंसेंटिव देने और अच्छा दाम के साथ अच्छा बाजार उपलब्ध करने की बात की, लेकिन इन्होंने सरकार की मांगों को ठुकरा दिया। हालांकि 2014 से केंद्र में आई भाजपा की सरकार ने स्टोरेज की फैसिलिटीज़ भी बढ़ाई, उस व्यवस्था को बड़े पैमाने पर विस्तारित भी किया। लेकिन गेहूं, चावल की मोनोपोली के पीछे पड़े ये लोग बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के दुश्मन बने बैठे हैं। आंदोलनजीवी एमएसपी के लिए कानून बनवाना चाहते हैं, जिससे वो सिर्फ चावल, गेहूं और मकई उगाए और सरकार उनकी इस उगाई फसल को खरीदती जाए। फिर चाहे सरकार को कितनी भी स्टोरेज की क्षमता बढ़ानी पड़े, चाहे कितना भी पानी इन्हें ज़मीन से निकालना पड़े, चाहे महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश का किसान जिए या मरे, इन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यही तो आज के अन्नदाता के आंदोलन का मुख्य कारण भी है। नमस्कार।